नमस्कार दोस्तों। वीकली करंट अफेयर्स की जो क्लास की जो सीरीज हमारी चल रही है उसमें हम आज बात करेंगे 16 मई से 22 मई के करंट अफेयर्स की। मैं पहले आप लोगों को बता दूं कि ये जो वीकली करंट अफेयर्स की क्लास होती है ये एक वीक पीछे चलती है। मतलब जैसे आज 29 तारीख है तो आज 16 से 22 का करंट अफेयर्स अपलोड हो रहा है। फिर कल से मतलब अगर कहा जाए जो नेक्स्ट वीक होगी उसमें 23 से 29 का करंट अफेयर्स अपलोड होगा यहाँ तक। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कीजिए क्योंकि ये क्लास केवल करंट अफेयर्स की नहीं है, ये क्लास सब्जेक्ट की है। मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप इसमें जो प्ले लिस्ट है करंट अफेयर्स वाली उसमें 10-12 ही क्लास देखेंगे तो सब्जेक्ट के अभी जो क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ रहे हैं चाहे वो पीएससी हो यूपीएससी हो या अदर कोई एग्जाम हो, उसमें आपको क्वेश्चन पकड़ने का मौका मिलेगा कि एक्चुअल किस नेचर पे क्वेश्चन जो है वो पंच किए जा रहे हैं, उनका नेचर क्या है, उस नेचर को समझने का मौका आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं देर किए बिना। और चैनल को उम्मीद है सब सब्सक्राइब कर ही लेंगे। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए कि कम से कम लगे कि टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है हमारे बीच में यहाँ पर। चलिए, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है 18 मई 2025 को इसरो के द्वारा पीएसएलवी C61 रॉकेट से प्रक्षेपित मिशन EOS-09 असफल हो गया। ये इसरो का कौन सा मिशन था? अब ये प्रश्न लिया क्यों ये समझो। अगर पहले तो ये इसरो का 101वां मिशन था। तो जब कोई चीज 100 मिशन कोई कंप्लीट कर लेता है उसके बाद एक उससे उम्मीद और ज्यादा बढ़ जाती है। तो अब हमारे लिए एक तो ये प्रश्न दो नजरिए से काम का है। एक तो भाई हमको 100वां मिशन भी आएगा ही आएगा एग्जाम में, और 100वें के पीछे पीछे 101वां उलझा के जाएगा। यानी याद 100वां किया है, पूछ रहा वो 101वां है तो टिक गलत लगा दिया है। तो पहले तो ये 101वां मिशन था। पहले तो मैं आपसे एक प्रश्न अपनी तरफ से कर लूं कि भाई आप में से कितनों को मालूम है कि इसरो का पहला मिशन क्या था? मतलब अगर मैं रुक गया, आप में से कितनों को मालूम है इसरो का पहला मिशन? क्योंकि जब मैंने अपनी लाइव क्लास में ये जो मेरे कोर्सेज की लाइव क्लास उसमें भी मैं करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ वीकली, बस वो है कि वो डिस्क्रिप्टिव पढ़ाता हूँ, यहाँ आपको एमसीक्यू कराता हूँ। उसमें मैंने बच्चों से पूछा था तो कुछ बच्चों ने मुझे आर्यभट्ट भी आंसर दिया। तो मैंने उनको बताया कि आर्यभट्ट भारत का पहला सैटेलाइट है, लेकिन वो इसरो का खुद का डेवलप किया हुआ सैटेलाइट नहीं है। वो रशियन टेक्नोलॉजी पे था, रशिया के ही रॉकेट से लॉन्च किया गया। ठीक है, सोवियत यूनियन की साइड से ही लॉन्च किया गया। इसरो का जो पहला सैटेलाइट था वो यहाँ पर है SLV-3E1 रोहिणी, यानी रोहिणी। 10 अगस्त 1979, ये याद रखिएगा, ये ऑफिशियल वेबसाइट है इसरो की। इसमें इसरो के अब तक के 99 सेटेलाइट, यानी 100 तो अभी मैं दिखाऊंगा ही आपको, उन सेटेलाइट का पूरा एक लिस्ट डला हुआ है कि हमने कब कौन सा सेटेलाइट लॉन्च किया। तो हमारा खुद का जो सेटेलाइट था वो रोहिणी से हमारी प्रक्रिया शुरू हुई। हाँ, कभी कोई इंडिया का पहला सेटेलाइट पूछता है तो जरूर आप आर्यभट्ट लगाइए, उसमें कोई दो राय की बात नहीं। लेकिन अगर वो इसरो का पूछ रहा है तो इसरो के ये 100 मिशन आपको यहाँ पर जो है वो दिख रहे हैं। इन मिशन में ये वाला जो मिशन था जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा हो, ऑन 18 मई 101 लॉन्च वाज अटेम्प्ट टू PSLV C61, ये रॉकेट का नाम है। ठीक है, परफॉर्म वाज नॉर्मल टिल सेकंड स्टेज, यानी दो जो स्टेज थी उसकी रॉकेट की वहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बढ़िया जो है चला। ड्यू टू एन जो है ऑब्जर्वेशन द थर्ड स्टेज द मिशन कुड नॉट बी एकम्प्लिश्ड। तो थर्ड स्टेज में जाकर अगर कहा जाए मिशन क्या हो गया, फेल हो गया। तो एक तो इसमें कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी बन सकता, हो सकता है कि वो स्टेज पूछ ले कि कितनी स्टेज तक वो ठीक रहा, किस स्टेज में जाकर वो फेल हुआ ये पूछ सकता है। वो लॉन्च व्हीकल के बारे में पूछ सकता है। PSLV-C61 बहुत ही अच्छा लॉन्च व्हीकल है इसरो के पास यहाँ पर। और इससे लिंक करके वो इसरो का 100 मिशन पूछ सकता है जो स्क्रीन पे दिख रहा है, क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लिख रहा होगा यहाँ पर, आप देख लीजिएगा कि GSLV, ये GSLV था ना, GSLV-F15 इज द 17th फ्लाइट ऑफ इंडियन जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। 11th फ्लाइट ऑफ इंडिजीनियस जो है वो क्रायो स्टेज, और ये तो हमारे कोई काम का नहीं, लेकिन यहाँ नीचे हमारे काम का है कि इसरो इज प्रिपेयरिंग इस लैंडमार्क 100th लॉन्च फ्रॉम श्रीहरिकोटा। GSLV-A15 will lift off from the second launch pad डैश डैश डैश, और ये टाइम लिखा हुआ है और सेटेलाइट का नाम यहाँ पर दिया हुआ है NVS-02 नेविगेशन सेटेलाइट। इस तरह से दोनों प्रश्नों के बीच अगर आप तालमेल नहीं बना पाए तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न 101वां, मतलब अब आपका ये याद रखना कि चूंकि इसरो का अचीवमेंट है कि उसने 100 मिशन अपने लॉन्च कर चुका है, तो 100वां मिशन, 101वां मिशन और पहला मिशन वो रोहिणी जो मैंने बताया, और उसका डेट, रोहिणी का डेट भी आपको याद रखना है। बाकी के भले चल जाएगी कहानी यहाँ कि 10 अगस्त 1979 को रोहिणी जो अगर कहा आ जाए लॉन्च किया गया था।
तो ज्यादातर आप जब गाइडों में पढ़ते हैं तो आप आर्यभट्ट का तो जो है वो टाइम याद रखते हैं कि हाँ भाई जो है वो आर्यभट्ट नाम का जो है मिशन हमने जो है लॉन्च किया। बट रोहिणी का टाइम जो अगर कहा जाए याद नहीं रखते। तो अभी भी देखेंगे इसमें मैं देखूंगा कि नीचे आपके कमेंट्स में अपनी ईमानदारी से कितनों ने कमेंट्स किए है ना। आर्यभट्ट तो 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया था, बट अपनी ईमानदारी से आपने कितना कमेंट किया। कमेंट करते ना, टू वे कम्युनिकेशन होता, लगता है हम एक साथ पढ़ रहे हैं, इसीलिए कहता हूँ कमेंट का, और कुछ थोड़ी है कि जो अगर कहा है। अगला क्वेश्चन पॉलिटी के लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, और अभी भी आप में से कई बच्चों को जो है वो लग रहा होगा कि क्वेश्चन का आंसर शायद गलत है, और एग्जाम हॉल में गलत ही लगता है। अगर मैं ये रेड नहीं करता तो आपका ये क्वेश्चन गलत ही हो जाता यहाँ पर प्रश्न को समझिए। 16 मई 2025 को सिक्किम राज्य की स्थापना को जो है वो 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। संविधान के किस संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत के सहयोगी राज्य, अब ध्यान समझिएगा जो वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, वो एसोसिएट स्टेट की बात कर रहा है, ना कि स्टेट की बात कर रहा है। सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया था, वो था 35वां। देखो सिक्किम में चोंग्याल डायनेस्टी का शासन था। उनको लगा कि भाई जो अगर कहा जाए हम इंडिया में शामिल होना चाहते हैं, तो इंडिया में शामिल होने के लिए पहले एक प्रक्रिया से इंडिया में लाए। तो लाने के बाद फिर कहा कि अब इसको जो है अगर कहा आ जाए कि हम एक एसोसिएट स्टेट का दर्जा देंगे, फिर फुल फ्लैश स्टेट बनाएंगे। तो 35वें संविधान संशोधन द्वारा उसको एसोसिएट स्टेट बनाया, और 36वें संविधान संशोधन द्वारा वो इंडियन यूनियन में एज ए स्टेट जो है वो अगर कहा जाए हुड का दर्जा प्राप्त कर दिया उसने। दोनों प्रश्न अलग अलग हैं। तो आपको दिख रहा होगा ये उस समय का 16 मई का प्रधानमंत्री जी का प्रेस रिलीज है। आज 29 तारीख, आज प्रधानमंत्री जी सिक्किम जाने वाले थे, लेकिन मौसम बिगड़ गया तो उनका सिक्किम जाना कैंसिल हो गया, नहीं तो वो सिक्किम में एक प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने वाले थे। अब यहां पर आप ध्यान से देखिएगा दोनों के बीच में अंतर। एग्जाम में 35वां और 36वां, मुझे लगता है कि 50 साल हुए हैं तो 35वां और 36वां दोनों आ सकता है। सपोज अपन 36वां देखें, 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये भी 75 का। इसमें जो अगर कहा आ जाए कि कहानी बिल्कुल अलग है, इसका जो नेचर है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसमें स्टेटहुड की बात है। तो लिखा हुआ है यहाँ पर अगर कहा आ जाए, ये यहाँ से आप अगर देखेंगे तो इसमें 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975, द सिक्किम असेंबली जो अगर कहा आ जाए टॉप 10 अप्रैल डैश 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 चोंग्याल डायनेस्टी से, और फिर उसको एज ए स्टेटहुड का हमने स्टेटस दे दिया। पूरी कहानी नीचे हमारे क्या है वो काम की जो है वो नहीं है। दोनों बातें, ये 16 मई 1975 का है, ये क्वेश्चन आ सकता है, और आपसे हो सकता है कि ये क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ लिया जाए, मतलब एग्जाम में किस नजरिए से पूछेगा वो उसके ऊपर है देखने वाली। तो टेक्निकली अगर कहा जाए कि स्टेटहुड दे दिया, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 371 F में स्पेशल प्रोविजन कर दिया सिक्किम स्टेट के लिए। आपको मालूम होगा कि आर्टिकल 370 371 जो है उनमें राज्यों के लिए विशेष जो है वो प्रावधान है ना। जैसे जम्मू कश्मीर के लिए 370 में था, हालांकि वो सब टेम्परेरी हैं, पर है विशेष प्रावधान। तो यहाँ ये कहानी अलग है। तो दोनों बातें अलग अलग नजरिए की, एक जो अगर कहा जाए स्टेटहुड की बात कर रहा है, एक सिक्किम को एज ए एसोसिएट स्टेट बता रहा है ना। दोनों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा है डॉक्टर M R श्रीनिवास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला कि डॉक्टर M R श्रीनिवास एक प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक थे, बिल्कुल सही। भारत के पहले रिसर्च रिएक्टर अप्सरा के निर्माण में उनका योगदान रहा, ये भी सही है, क्योंकि जो होमी जहांगीर भाभा थे, फादर ऑफ इंडियन जो है अगर कहा जाए न्यूक्लियर प्रोग्राम, उनके साथ ही इन्होंने काम किया अप्सरा के ऊपर। जिस जगह काम किया वो आज जो है वो भाभा जी के नाम पर ही उसको बार्क कहा जाने लगा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। और वहीं हिंदुस्तान का पहला रिसर्च रिएक्टर लाया गया। ये रिसर्च के लिए रिएक्टर थे, ना कि जो अगर कहा जाए कि आप सोचो कि न्यूक्लियर पावर बनने के लिए ये काम नहीं। वो नॉन जो अगर कहा जाए मतलब असैन्य जिसको बोलते हैं ना यहाँ पर, तो नॉन मिलिट्री या अगर कहा जाए डिफेंस सेक्टर के लिए उपयोग में ना आने वाली जो टेक्नोलॉजीज हैं उसके लिए काम करने वाले वैज्ञानिक थे M R श्रीनिवास। तो ये था। दूसरा कि वो पोखरण के इंचार्ज थे, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर उन पोखरण जो हुआ उसका इनसे कोई लेना देना नहीं। और वो न्यूक्लियर एनर्जी कमीशन के चेयरमैन थे, ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ अब हमारे लिए दो तीन चीजें जो है वो काम की हो गई। एक तो हमारे सामने ये क्वेश्चन हो गया कि भाई हमको ये पता है कि अप्सरा भारत का फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर था, जो कि जो अगर कहा जाए बॉम्बे में लगाया गया था। जिस जगह लगाया गया था अब वो जगह जो है वो बार भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के नाम से ज्यादा जो है वो जानी जाती है। धीरे धीरे परमाणु ऊर्जा को हमने जो है वो पहले तो बिजली पैदा करने के लिए
और जो अगर कहा जाए आइसोटॉप्स डेवलप करने के लिए यूज किए। इनिशियल शुरुआत में परमाणु ऊर्जा हम काय में यूज कर रहे थे, या तो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात कर रहे थे उससे, या हम बात कर रहे थे उससे कहीं ना कहीं मेडिकल या अदर सेक्टर के लिए आइसोटॉप्स, जिनको अपन समस्थानिक कहते हैं, उनको डेवलप करने की। बाद में 1974 में हमने जो न्यूक्लियर टेस्ट किया पहला, पोखरण, हमने कहा कि भाई, हालांकि उस टेस्ट में हम जो है वो मतलब परमाणु विखंडन आधारित टेस्ट था। तो कोई पूछे अगर कहा आ जाए कि न्यूक्लियर फिजन आधारित था, तो उस फिजन टेस्ट में हमने कह दिया कि भाई हम परमाणु शक्ति तो बन गए हैं, लेकिन हम शांतिपूर्ण कामों के लिए जो है वो, इसलिए उसको जो है वो स्माइलिंग बुद्धा उसका नाम रखा। 98 में अटल जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, तो हमने दोनों तरह के टेस्ट किए, फिजन और फ्यूजन, यानी विखंडन का भी किया और संलयन का भी किया। संलयन से बनते हैं हाइड्रोजन बम। अगर आपसे कोई पूछे कि आज क्या हिंदुस्तान के पास हाइड्रोजन बम है, यस, वो न्यूक्लियर जो है वो फ्यूजन पर बेस्ड है, यानी नाभिकीय संलयन के ऊपर। और जो एटम बम जो हम लोग वर्ड यूज करते हैं, जो अभी पाकिस्तान धमकी देता रहता है, एटम बम जो है वो न्यूक्लियर फिजन पर बेस्ड होते हैं, यानी नाभिकीय विखंडन की तकनीक के ऊपर। और विखंडन यानी परमाणु विखंडन और परमाणु संलयन में, ये आपको बता दूं, एटम बम से कई हजार गुना तक ताकतवर हो सकता है हाइड्रोजन बम। तो हिरोशिमा नागासाकी पे जो बम गिराए गए थे वो एटम बम थे, यानी कि वो न्यूक्लियर फिजन पर जो अगर कहा जाए बेस्ड थे, ना कि फ्यूजन, संलयन पर आधारित नहीं थे, विखंडन पर थे। तो ओवरऑल उनका पोखरण से कोई सीधा तो कहीं सरोकार था ही नहीं, तो वो तो हमारी जो है अगर कहा जाए बात में फिट ही नहीं बैठता। तो इतनी बात हमको जो है वो पता होना चाहिए। जाने माने साइंटिस्ट थे, आपको प्रधानमंत्री जी का प्रेस रिलीज भी दिख रहा है, ट्वीट भी दिख रहा है जो है वो पीआईबी के अलावा यहाँ पर। सेम दूसरे एक और प्रसिद्ध वैज्ञानिक हमारे जयंत नार्लिकर का जो है वो निधन हुआ। इनमें बहुत ज्यादा अंदर का क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन एस्ट्रोफिजिक्स जो है वो प्रश्न पूछ सकता है कि उनका संबंध जो है वो इनमें से किस क्षेत्र से है। तो हम कह सकते हैं कि खगोल भौतिक से उनका संबंध है। यहाँ पर वो बहुत बड़ी हस्ती थे, वो भी अगर कहा जाए। यहाँ भी प्रधानमंत्री जी का सेम स्वीट। तो यार आप हम मान के चलिए कि मई में हमने दो महान विभूतियां, जिन्होंने भारत को परमाणु ऊर्जा और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में नई उपलब्धियां दिलवाई, उनको खो दिया यहाँ पर। तो ये एक बेसिक सी बात है, ये हमको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। पहला तो प्रश्न को देखिए, खेलो इंडिया बीच गेम जो है 2025 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, है ना, तो दीव। अब ये जो दीव में हुआ, इसमें सबसे ज्यादा अवार्ड तो हमने लिए, मतलब मध्य प्रदेश नंबर 1 रहा। अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसके पहले 2024 में बीच गेम हो चुके हैं, उनमें भी मध्य प्रदेश टॉपर था। यानी बीच गेम 2000, उनके इस नाम के साथ खेलो इंडिया वर्ड यूज नहीं हुआ। इसके वो हुए थे यहीं दीव में, ठीक है, दीव में ही हुए, और बीच गेम ही थे, लेकिन उनके साथ खेलो इंडिया वर्ड का प्रयोग नहीं किया गया, केवल और केवल। तो अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले तो आपको दिख रहा है कि अभी इस बार में भी हमने टॉप किया। ये दिख रहा है कि एमपी विन मलखम ओवरऑल चैंपियन एट द खेलो इंडिया बीच गेम 2025। एक तो ये क्वेश्चन हो गया हमारे लिए यहाँ पर। दूसरा जो अगर कहा जाए, यहाँ नीचे चले जाएं, अब यहाँ जो वर्ड आपको दिख रहा है कि खेलो इंडिया बीच गेम के आई बीजी का पहला संस्करण 19 से 25 जो अगर कहा जाए मई 2025 को दीव में आयोजित किया गया। एक्चुअली सिंपल क्या है, खेलो इंडिया बीच गेम का मतलब है कि जो बीच होते हैं समुद्र के आसपास के जो क्षेत्र में, उस रेत पर हम क्या क्या खेल सकते हैं, जैसे मलखम कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बातें, ठीक है, हैंडबॉल खेल सकते हैं। ऐसे जो बुनियादी खेल होते हैं, उन खेलों को उसमें शामिल जो है वो किया जाता है। उसमें पिछला जो बीच गेम था उसमें भी मध्य प्रदेश नंबर 1 था 2024। कोई पूछे बीच गेम 2024 का विनर कौन था, तो मध्य प्रदेश। अब गलत क्यों होता है, सपोज आपने ये प्रश्न नहीं सुना, या खेलो इंडिया बीच गेम आपने नहीं पढ़ा, या दिमाग से फ्लैश हो गया, कहीं छूट गया, तो तुक्का आप लगाओगे ही नहीं, क्योंकि आपको जैसे ही आएगा बीच गेम, आपका दिमाग चलेगा कि यार बीच है क्या हमारे पास। तो टेक्निकली बीच में हमारा दिमाग कहाँ जाएगा, हम कहेंगे यार जो कोस्टल स्टेट्स हैं, गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक की, इन्हीं में से किसी ने जो अगर कहा जाए नंबर 1 की ट्रॉफी ली होगी। तो दिमाग लगाया, हमने कहा यार केरल हो सकता है, तमिलनाडु हो सकता है, महाराष्ट्र हो सकता है, ठीक है, गुजरात हो सकता है, ऐसे मध्य प्रदेश हम वहाँ सोच ही नहीं रहे कि यार बीच गेम में मध्य प्रदेश भी जो अगर कहा जाए पार्टिसिपेट करेगा। दोनों बातें अलग अलग होती हैं, है ना। तो ये दोनों ही चीजें आपको याद रखी, 2024 वाला भी आपको मैंने बता दिया, और उस 2024 वाले से जोड़कर 2025 का भी बता दिया अभी का। अगला है, हाल ही में मीटर कन्वेंशन के 150 वर्ष पूरे हुए। 20 मई 1875 को इस कन्वेंशन का आयोजन कहाँ हुआ था, तो फ्रांस में। जितने भी साइंस के स्टूडेंट होंगे,
यानी क्योंकि कॉमर्स वगैरह में तो हम जो अगर कहा जाए कि मात्रक वगैरह पढ़ते नहीं इतना। बट साइंस, हालांकि स्कूल में तो सबने 8वीं 10वीं में तो ये रही होंगे, उनने सबने जो अगर कहा जाए इस कन्वेंशन के बारे में सुना होगा, है ना, पेरिस का जो अगर कहा जाए। और ये कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एक तो दो नजरियों से ही इंपॉर्टेंट हो गया, एक तो ये साफ है कि इसको जो है वो 150 साल हो गए, दूसरा है पेरिस में हुआ था। तो अभी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि भारत सरकार ने भी इसके ऊपर प्रेस रिलीज जारी किया कि सरकार का उपभोक्ता मामले का विभाग विश्व माप दिवस, विज्ञान दिवस 2025 के अवसर पर मीटर कन्वेंशन के 150 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाएगा। यानी हम भी इसको जो है अगर कहा जाए सेलिब्रेट करेंगे। तो सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग ने आज विश्व माप विज्ञान दिवस 2025 मनाया। यह दिवस 20 मई 1875 को पेरिस में हस्ताक्षरित ऐतिहासिक मीटर कन्वेंशन की 150वीं वर्षगांठ पर है। ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पंच हो सकता है ना। और मीटर कन्वेंशन मुझे किसी को जो है वो बताने की जरूरत नहीं है। ऑलमोस्ट जो है वो हमको मालूम है कि मीटर कन्वेंशन के तहत हम मीटर यूनिट्स का जो है अगर कहा जाए कैसे यूज करते हैं, क्या है यहाँ पर, ये सब जो है वो बताना आप मतलब आपको पता ही होगा वैसे तो ये बेसिक है। ये आप याद रखिएगा, कभी कोई पूछ ले एग्जाम में कहीं क्वेश्चन जो है वो आ जाए तो हम इसको जो है वो याद रखें। अभी जितनी आपको खबरें दिख रही हैं ऑलमोस्ट सब 150 वर्ष वाली जो है वो दिख रही है, तो ये क्वेश्चन आपको हो सकता है। अगला क्वेश्चन मोस्ट से भी ऊपर वाला आईएमपी है, उसके पीछे का तर्क भी है। लगातार दो क्वेश्चन मैंने उस तर्क के कारण, पहले तो ये क्वेश्चन लिया क्यों उसके लिए मैं नीचे वाले क्वेश्चन को दिखा दूं यहां पर, जिसको मैं ज्यादा समझाऊंगा नहीं, आपको ये पता ही होगा। तो टेक्निकली थोड़ा सा जो अगर कहा जाए गलत लिखा गया यहाँ पर कि हाल ही में किस राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य, जिला घोषित नहीं किया गया, पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया, ये याद रखिएगा। तो मिजोरम जो है वो पूर्ण साक्षर राज्य, वो हल्का सा जिला गलती से टाइप हो गया। आप यही याद रखिए कि प्रश्न आपको एक ये बच्चों वाला प्रश्न है कि हाल ही में पूर्ण साक्षर राज्य मिजोरम को जो है अगर कहा जाए घोषित किया गया। अब टेक्निकली इसको हम थोड़े से दूसरे नजरिए से समझें, दूसरे नजरिए से जैसे हम 2011 की सेंसस के ऊपर जाते हैं। 2011 की सेंसस ये कहती है कि भाई यदि कोई व्यक्ति की उम्र 7 वर्ष है, वो रीड राइट विथ अंडरस्टैंडिंग यानी कि लिखना पढ़ना समझने के साथ जानता है, लिख सकता है, पढ़ सकता है और उसको समझ सकता है। खाली लिखने पढ़ने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपने देखा होगा कई लोग जो है वो पढ़े लिखे नहीं होते लेकिन वो बहुत अच्छा, आपने देखा होगा बैनर पोस्टर दीवारों के ऊपर चीजें बना देते हैं जैसा आप कहो वैसा के वैसा, पर वो पढ़े लिखे नहीं होते। जो आप दोगे कागज के ऊपर वो उसको जो है वो वैसा के वैसा उसी स्टाइल में उकेर देंगे। तो समझना बहुत जरूरी है। उसके तहत अगर देखें तो सबसे अच्छा लिटरेट स्टेट तो जो अगर कहा जाए कि केरला था, हम जब लिटरेसी की बात करते हैं 2011। अब सरकार ने क्या करा इसके अंदर जो है अगर कहा जाए कि प्रावधान थोड़े से अलग कर दिए। यहां जो बात है वो है कि सरकार ने एक स्कीम शुरू करी जिसका नाम है उल्लास। ठीक है, ये आपको जो ऊपर दिख रही है, इस उल्लास स्कीम मैंने लगाई ओरिजिनल अगर कहा जाए, ये 2011 की जनगणना के आंकड़ों से नए तरीके से इसमें हमने काउंट करे 15 साल या उससे अधिक के वयस्क। और इसके तहत हमने जो अगर कहा जाए साक्षरता की थोड़ी सी डेफिनेशन हल्की सी बदली, और ये कहा कि उस डेफिनेशन के तहत अगर कोई 95% आ रहा है फिगर वाला स्टेट तो उसको हम 100% लिटरेट स्टेट जो है वो डिक्लेयर करेंगे। तो एक तो आपको पहले ये दो क्वेश्चन है यहाँ पर, ये पहले तो मैं यही बता देता हूँ कि भारत जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता के मामले एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है। देश में 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के 25.76 करोड़ लोग निरक्षर हैं। इसमें 9.08 करोड़ पुरुष और 16.68 करोड़ महिलाएं। साक्षर भारत कार्यक्रम 2009-10 से और 2017-18 के दौरान ये इतने लोगों को साक्षर किया गया, है ना। ये एक उसने जो अगर कहा जाए आइडियल आपको आंकड़ा दे दिया। अब नीचे हम चले गए उल्लास। तो उल्लास जो है वो दिख रहा है कि उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, जिसे न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, इसको इसका फुल फॉर्म जो अगर कहा जाए उल्लास, उल्लास के नाम से जाना जाता है, एक केंद्र प्रायोजित पहल है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ संयोजित है। इसका उद्देश्य, अब यहां से समझिएगा, औपचारिक स्कूली शिक्षा से वंचित जिन्हें स्कूल में गए नहीं है लेकिन उनके पास व्यवहारिक ज्ञान है, जैसे गांव का किसान, अगर हम बुनियादी बात करें तो कौन सी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ा, आपकी गाड़ी सुधारने वाला मैकेनिक कौन सी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री लेके बैठा हुआ है। तो उनके पास वो औपचारिक शिक्षा तो नहीं है,
यहाँ पर, लेकिन उनके पास ज्ञान है। तो उसमें यही लिखा हुआ है कि जो औपचारिक जो स्कूली शिक्षा से वंचित 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के वयस्क को समाज में समेकित करने के लिए, राष्ट्र के विकास में योगदान देने के लिए पढ़ने लिखने, संख्यात्मक कौशल, कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने पर फोकस किया जाता है। यह कार्यक्रम शिक्षार्थियों के जीवन में कौशल संबंधी विभिन्न कलाओं को सिखाता है और जीवन पर्यंत सीखने की कला को प्रेरित करता है। इस कार्यक्रम के तहत जो लोग लिटरेट हो गए, यानी इसमें जो लिटरेट की डेफिनेशन में आ गए, उस डेफिनेशन के अंदर जो है अगर कहा आ जाए, आपको मिल गया ये मिजोरम। तो टेक्निकली अब जो है वो मिजोरम, चूंकि 95% से अगर ऊपर का फिगर जो है वो आ गया तो हम जीत गए। तो आपको यहां जो दोनों बातें उसको समझिएगा, लिखा ना कि 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी साक्षरता दर 91.3। ये बिल्कुल अलग बात है। ये अलग बात है। अभी जो हम पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने की बात कर रहे हैं, वो उल्लास प्रोग्राम के तहत जो हमारे पास फिगर आ गए अब नए, यहां पर जिसमें हम फोकस कर रहे हैं वो 15 साल के ऊपर वाला, उसके तहत हम जो है वो अगर कहा आ जाए उसको मान रहे हैं। तो अभी ये याद रखिएगा, सपोज मान के चलिए मैं आपको एक और इसमें जो है वो फिगर दिखा देता हूँ यहीं से यहाँ, तो कम से कम जो है वो आपको ये भी याद रहे कि हाँ इसमें कोई क्वेश्चन अगर आ गया तो हम कैसे करेंगे। अगर हम डेमोग्राफी पे जाएं और डेमोग्राफी पे लिटरेसी पे चले जाएं, है ना, दोनों बातें अलग अलग है, कंफ्यूज मत होइएगा एग्जाम क्या पूछना चाह रहा है। अगर वो 2011 के आंकड़ों के हिसाब से बात कर रहे हैं, 2011 के आंकड़े, तो ये 2011 के आंकड़ों के हिसाब से देखें तो केरल 94% जो अगर कहा जाए लिटरेट था, फिर था लक्षद्वीप, फिर था मिजोरम। हालांकि इनमें से हम किसी को भी 100% लिटरेट की डेफिनेशन में नहीं रखे, क्योंकि 95% के ऊपर फिर 100% में आएगा। ये आपको 2011 में दिख रहा है। और गोवा, यानी ये टॉप 5 में दिख रहा है। बॉटम 5 में बिहार था, अरुणाचल था, राजस्थान था, ये सब बॉटम में थे। इसमें अब जो मिजोरम है उसने काफी अच्छा जो है वो स्कोर किया। क्यों स्कोर किया, उसके दो कारण है। ऑलरेडी मिजोरम पहले भी अर्बन में नंबर 1 था। ये देखो, मिजोरम 91.3% 2011 की सेंसस के अनुसार। पर अर्बन में ऑलरेडी मिजोरम उस समय भी 100% लिटरेट था। जैसे आपको 97 आप देखें, ये जनरली आपको कोई नहीं बताएगा ये चीज, कि अगर पुरुष जन सॉरी शहरी जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो मिजोरम 2011 की जनगणना में भी पूर्ण साक्षर राज्य था, पूर्ण साक्षर, क्योंकि 95%। और केरल भी पूर्ण साक्षर था 95.1%। ये एक बेसिक सी बात यहां पर आ गई। और अभी के ओवरऑल फिगर के हिसाब से देखें तो ये आ गया। तो इसमें आपको दो क्वेश्चन तैयार हुए। एक क्वेश्चन जो मैंने आपको ये बताया कि आपको याद रखना है कि उल्लास, मतलब ये प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है कि हाल हाल ही में भारत सरकार के द्वारा जो शुरू किया गया उल्लास कार्यक्रम है उसका क्या उद्देश्य। दूसरा, उल्लास कार्यक्रम की एज याद रखिएगा, 15 वर्ष या उससे अधिक आयु। इसलिए मैंने ये लिखा 15 वर्ष से अधिक। ये थोड़ा सा अगर कहा जाए कि वो 15 वर्ष, मतलब इसमें भी थोड़ा सा जो अगर कहा जाए 15 वर्ष और हल्का सा, आज क्या ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक, कभी ध्यान नहीं दो ना बारीक बारीक, तो उसमें जो है गड़बड़ी हो जाती है। तो 15 वर्ष और उससे अधिक, करेक्शन कर लीजिएगा, 15 वर्ष और उससे अधिक जो है वो आयु के लिए ये हो गया। तो ये दोनों ही क्वेश्चन जो है वो हमारे लिंक हो गए यहाँ। ये क्वेश्चन भी आपको मुझे लगता है कि आना ही है। ठीक है, 3 4 तरीके से। एक तो सेम क्वेश्चन एक पिछले साल एमपीपीएससी ने पूछा है। अरे अदर राज्यों में भी पूछते हैं। कई बार हमसे पूछ लिया जाता है ना कि कोडई कनाल वेधशाला कहाँ है, अब दिमाग खराब हो गया कि यार ये कोडई कनाल क्यों पूछ लिया। हाँ, जिसको मालूम है कि यार वेस्टर्न घाट में कोडई कनाल, उदक मंडलम जिसको आप ऊटी बोलते हो, ये फेमस जगह है, तो वो तुक्का भी लगा देगा। बट चूंकि अभी न्यूज में ये दिख रहा है कि वेधशाला तमिलनाडु के पलानी हिल्स में, ये पहला हो गया कि भाई तब पलानी हिल्स किस में है, तो वेस्टर्न घाट में है। ये हो गया। किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में। ये दो क्वेश्चन आपके तैयार हो गए अलग। वेधशाला की स्थापना ब्रिटिशर्स ने की 1899 में, ये भी सही है। वेधशाला की स्थापना को 125 वर्ष पूरे हो गए, ये भी बिल्कुल सही है। और वेधशाला चंद्रमा और अन्य ग्रह, अब चूंकि वो सौर वेधशाला है तो वो चंद्रमा का अध्ययन क्यों करेगी। वो सौर जो अगर कहा जाए सोलर एनर्जी, सूर्य उसकी ऊर्जा, उसी के अध्ययन के लिए तो उसको बनाया गया। इसके लिए चंद्रमा के अध्ययन के लिए थोड़ी बनाया गया। तो द डिपार्टमेंट पोस्ट जो अगर यहाँ पर आपको दिख रहा है कि द डिपार्टमेंट पोस्ट जो है, अगर कहा आ जाए कि इसको 125 हो गए। कोडई कनाल सोलर जो है वो ऑब्जर्वेटरी है। और जो अगर कहा जाए कि सूर्य और उसके अध्ययन के लिए इसको ब्रिटिशर्स के द्वारा स्थापित किया गया था। जैसे आपको दिख रहा है कि 125 वर्ग के संचालन में सन स्पॉट,
यहाँ पर जहाँ सबसे कम तापमान होता है, सूर्य का जो बाहरी सरफेस होता है, जिस जगह हम जिसकी स्टडी हम केवल सन स्पॉट की स्टडी प्रॉपर कर पाते हैं, क्योंकि वहीं सबसे कम टेम्परेचर है। सन स्पॉट है, सोलर फ्लेम है, ठीक है, जिनको अपन आम भाषा में अगर कहा जाए सोलर स्टॉर्म भी बोलते हैं, वो फ्लेम हमारे तक आती है। अब आप में से कौन बताएगा वो जो सोलर स्टॉर्म के रूप में फ्लेम आती है उसको अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड रोकता है। ठीक है, देखें आप लोगों का नॉलेज हो, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड रोकता है, लेकिन एक जगह उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो एक बहुत ही जादुई चीज दिखाती है। उस जादुई चीज का नाम क्या है यहाँ पर? अभी मैं इसलिए रुक जाता हूँ कि हो सकता है कि आप में से कोई स्क्रीन को रोक ले, कि हाँ सर मैं रोक कर लिख देता हूँ कि उस जादुई चीज देखने में बहुत सुंदर होती है। उस जादुई चीज को बोलते हैं अरोरा। ठीक है, यहाँ पर अरोरा, जब नॉर्थ पोल पर जाओगे तो उसको जो है अगर कहा जाए अरोरा जो है वो बोरियोलिस कहा जाता है। साउथ पोल पर जाओगे तो अरोरा ऑस्ट्रियोलिस कहा जाता है। ये अरोरा होता है, ध्रुवीय ज्योति भी बोलते हैं, लाल हरे कलर की बड़ी सुंदर सी रोशनी उसमें देखने को मिलती है, बहुत जगह कहा जाए यहाँ पर। तो वो भी इससे तो नहीं लिंक है, लेकिन आपको प्रश्न ऐसे ही आ रहे हैं आजकल, कोडई कनाल जो अगर कहा जाए सौर वेधशाला किस राज्य में है, ऐसे क्वेश्चन जो है वो पंच किए जाते हैं। ये क्वेश्चन पुराना है लेकिन अभी न्यूज में है, इसीलिए मैंने इसको रखा। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए निम्न में से कौन सा ऑपरेशन संचालित किया जा रहा है? आंसर है खोज, आहट, रक्षा, शक्ति। आंसर है आहट। इसमें इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन जो है वो पंच नहीं होगा, बेसिक है। रेलवे सुरक्षा बल ने, ठीक है, रक्सौल में मानव तस्करी की कोशिश नाकाम करते हुए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग आहट के तहत 4 नाबालिग लड़कियों को बचाया। अब आप में से कितने लोग जानते हैं कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है वो अपराध है? और जो अगर कहा जाए हमारे, जो अगर कहा जाए क्या कहें कि फंडामेंटल राइट को छीन रही है। वो भी आप टाइप करें, मुझे मतलब मुझे खुशी उस दिन शुरू होगी करंट अफेयर्स पढ़ाने में, जब आप नीचे हल्का फुल्का टाइप करने की आदत डालेंगे। एक तो देखते बहुत कम बच्चे हैं, पता नहीं, वन लाइन फैक्ट तो मैं पढ़ा ही नहीं पाता जैसा उम्मीद करते हैं लोग। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जिसको हिंदी में कबूतरबाजी भी कहा जाता है, गलत तरीके से किसी इंसान को एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे देश भेज देना, ये सब जो अगर कहा जाए वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आता है। वो डंकी रूड वगैरह जो अभी पिक्चर बनी थी वो सब ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ही पैटर्न है पूरे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कभी आप आर्टिकल 23 पढ़िए, उसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर यानी बलात श्रम, यहाँ पर बाउंडेड लेबर यानी बंधुआ मजदूरी, इन सब को अपराध के रूप में माना गया है। बलात श्रम, फोर्स्ड लेबर, बाउंडेड जो अगर कहा जाए लेबर या बंधुआ मजदूरी, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग यहाँ पर। तो उसी के लिए ये ऑपरेशन चल रहा है। तो आर्टिकल 23 याद रखिएगा, इसको आहट याद रखिएगा। आहट का फुल फॉर्म है ऑपरेशन एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग। अभी 16 तारीख का प्रेस रिलीज है, क्योंकि दिखा तो मेरे को लगा कि करंट में हम क्वेश्चन इसको जोड़ सकते। अगला है, हाल ही में चर्चा में है, ये आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, हाल ही में चर्चा में रहा IN, ठीक है, SV कॉन्डिन ने निम्नलिखित में से क्या है? तो प्राचीन शिला जहाज है एग्जैक्टली। इसका मतलब समझिए कि प्राचीन काल में जो लकड़ी से हम जहाज बनाते थे, पाल वाले, पतवार वाले, आपने देखे होंगे, तो उन वो जहाज जैसा ये जहाज जो है वो तैयार किया गया है। एक तो सबसे बड़ी बात है। अब एक तो ये है कि चलो ठीक है, ये प्राचीन शिला जहाज है यहाँ, लेकिन इसमें एक अनोखी चीज और है। वो अनोखी चीज हिस्ट्री के टॉपिक से जुड़ी है, जो इससे कहीं कनेक्ट नहीं। ये तो कॉमन है कि कोई बता देगा एक शिला है। अब यहां पर ये लिखा हुआ है कि INSV कॉन्डन ने इज द, ठीक है, मतलब ये तो पढ़ लिया हमने, अगर कहा जाए यहां से अगर हम पढ़े, बेस्ड ऑन ए 5th century सी शिप, जो अगर कहा जाए डिपिक्ट फॉर द पेंटिंग ऑफ अजंता केव, यानी कि 5वीं शताब्दी में अजंता में, उस समय गुप्त काल की पेंटिंग थी। अजंता में जनरली जो पेंटिंग्स हैं उसमें कुछ पेंटिंग गुप्त काल की, कुछ वाकाटक पीरियड की। वाकाटक हमारे मध्य प्रदेश के ये विंध्य क्षेत्र के आसपास जो है वो वाकाटक राजा देते थे। और पहला राजा बड़ा शक्तिशाली था, ये विंध्य प्रदेश से, उसका नाम विंध्य शक्ति था। तो उनके समय की पेंटिंग्स है, उसमें 5th century की एक पेंटिंग मिली अजंता। जनरली हम लोग अजंता के, महाराष्ट्र के अजंता को हम कैसे जानते हैं? हम डाइंग प्रिंसेस नाम की एक पेंटिंग उसके लिए जानते हैं। वहां पर पद्म पाणी की एक पेंटिंग मिली उसके लिए जानते हैं। जातक टेल्स, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की जो कथाएं, उनकी पेंटिंग के लिए जानते हैं। वहां पर हमको चैत्य ग्रह मिले, उनके लिए जानते हैं। लेकिन ये शिप वाले पेंटिंग को हम नाम नहीं सुनते। यहाँ यूनिक क्वेश्चन मिलते हैं। ये जो यूनिक क्वेश्चन होते हैं यही है कि भाई अजंता की जो अगर कहा जाए कैब में, हमें जो है वो इनमें से किसका जो है वो उल्लेख भी मिलता है, शिपों का। अब यानी वो आदमी दिमाग लगाया, महाराष्ट्र की कैब में जहाज का उल्लेख क्यों मिलेगा 5वीं शताब्दी में? वो उसको हटा देगा। IAS में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं।
यूपीएससी में जो क्वेश्चन पंच किए जा रहे हैं आजकल सब ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, कहीं और से नहीं जा रहे। तो ये है। और उसी को आधार बनाकर इसको पूरा तैयार किया गया, पूरी तरीके से लकड़ी से बना हुआ है। कीलों का भी इस्तेमाल नहीं किया गया, रिपिट्स भी लकड़ी की तैयार की गई। बहुत सुंदर जहाज है। आपने जितने भी आजकल जो सिले हुए पतवार वाले जहाज कभी देखे होंगे पिक्चरों में या पुराने वो पायरेट ऑफ द कैरेबियन में, वैसा जहाज हमने जो है वो तैयार किया। तो ये बेसिक है, आपको दिख रहा होगा। बकायदा है कि INSB कौंडिन्य एक सिला हुआ पाल वाला जहाज है, अजंता की गुफा की पेंटिंग में दर्शाए गए 5वीं शताब्दी के जहाज पर आधारित है। और जो अगर कहा जाए, इस परियोजना की शुरुआत संस्कृति मंत्रालय, भारतीय नौसेना और मैसर्स होदी इनोवेशन के बीच जुलाई जो है, मतलब 3 लोग हैं इसमें, तीनों ने जो अगर कहा, और नीचे लिखा है ना कि पूरा जो है अगर कहा जाए क्वायर रस्सी, नरियल फाइबर। अब आपको मैं बताऊं, ये जो क्वायर रस्सी, जब मैं अपनी क्लास में इसको पढ़ा रहा था तो मैंने बच्चों से पूछा था क्वायर का मतलब क्या होता है। तो कुछ बच्चों ने कहा सर नरियल की रस्सी जो होती है, जूट जो होती है, उसी को क्वायर कहा जाता है। तो मैंने जो है पूछा भाई क्वायर बोर्ड कहाँ से ऑपरेट होता है, यानी केरल से, तमिलनाडु। अभी IAS में भी क्वेश्चन आया था क्वायर बोर्ड मैच द कॉलम में। तो कई चीजें आपस में लिंक होती हैं, देखकर रिवीजन करने से ही चीजें हम तक आती हैं, अदरवाइज नहीं आती। फिर अगला है, हाल ही में ये भी क्वेश्चन यूनिक है, बहुत अच्छा। क्योंकि यूनिक क्यों है? केवल विमेन हॉस्पिटल हॉस्टल्स की बात नहीं हो रही। आप ध्यान से देखो फिगर, मतलब 250 करोड़ रुपए आप खर्च कर रहे हो, तो बड़ा फिगर है। हाल ही में मध्य प्रदेश के 4 औद्योगिक क्षेत्रों में 249 करोड़ की लागत से, आप मतलब लाख वाला भी देख लेना, वर्किंग वुमेन हॉस्टल का निर्माण किया जा रहा है। इन औद्योगिक क्षेत्रों में किसे शामिल नहीं किया गया? मंडीदीप रायसेन किया गया, विक्रम उद्योग पर उज्जैन किया गया, गोविंदपुरा को नहीं किया गया, पीथमपुर धार को किया गया। तो चौथा कौन सा है? तो चौथा हम यहां जाए, ये 4 है। आपको यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है कि मंत्रि परिषद ने महिला श्रम, देखो क्या होगा कि कोई महिला किसी दूसरे शहर में जाके रोजगार के अवसर के लिए जाए, फैक्ट्री में काम करे, सबसे बड़ा चैलेंज होता है रहना। रहने के लिए जगह कहाँ होगी? अगर हम प्रॉपर सही वुमेन वर्किंग हॉस्टल्स बना दें, जो पहले 60 70 और 80s के डिकेट में हुआ करती थी, आप फिल्में देखोगे उसमें भी बहुत सारी मिल जाएंगी, तो जो श्रम बल भागीदारी दर है उनका, उसको हम बढ़ा पाएंगे। कैसे बढ़ा पाएंगे? आप ध्यान से सोचिए ना। इन जो हॉस्टल्स बनेंगी, इनमें 5,572 होंगे। मतलब बड़ा फिगर होता है ना, 5,500। यानी एक एट ए टाइम आप 5,500 लोगों को तो एंटर कर ही रहे हो कम से कम, टेक्निकली अगर देखा जाए। तो 4 औद्योगिक क्षेत्र में ये लिया गया है। और इसमें पहला जो है वो आपको दिख रहा है विक्रम उद्योग परी उज्जैन, पीथमपुर जो है वो धार, मालनपुर जो है वो अगर कहा जाए गिरोंगी भिंड, मंडीदीप जो अगर कहा जाए रायसेन। ये चारों भी MPPSC के प्री में पहले भी आ चुके हैं। मालनपुर कहाँ पड़ता है, ठीक है, मंडीदीप जो है वो किस जिले में आता है, ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। नीचे लिखा है कि कामकाजी महिलाओं को छात्रावास अंतर्गत कुल 26 हॉस्टल भवनों का निर्माण किया जाएगा। प्रत्येक में 222 बेड होंगे। इस प्रकार कुल 5,572 बेड क्षमता वाले हॉस्टल का निर्माण भारत सरकार के सहयोग से औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग अंतर्गत MPI, ठीक है, IDC लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। ये बेसिक अगर कहा जाए यहाँ पर, तो ये जिसको कहते हैं ना कि अच्छा हेल्दी क्वेश्चन जिसे बोलते हैं, ये हेल्दी क्वेश्चन की जो अगर कहा जाए डेफिनेशन में आने वाला क्वेश्चन। फिर अगला ये क्वेश्चन है, ये ऑलमोस्ट इस क्लास में सबने पढ़ लिया होगा, मैं ये नहीं मानता कि किसी ने नहीं पढ़ा हो, सबने पढ़ लिया होगा। लेकिन इसमें एक अनोखी चीज है जो आपने शायद ध्यान नहीं दी होगी। कन्नड़ भाषा की लेखिका बानू मुस्ताक को उनकी किस कृति के लिए, कॉमन क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आएगा नहीं, क्योंकि ये कॉमन हो गया। तो आप अब मतलब सभी को पता है ना। तो अब इसमें उल्टा क्वेश्चन क्या आ सकता है? उल्टा क्वेश्चन आ सकता है, अगर आप इस बुक को ध्यान से देखोगे तो ये दीपा भष्टी जो है, आधी राशि इनको मिल रही है इसमें। मतलब ये भी एक्चुअल टेक्निकली तो देखा जाए तो बुकर विनर है। ये पहली बार है हमारे यहाँ कोई कि भाई आप एक ट्रांसलेटर को भी आधा पैसा दे रहे हो उसमें से। इन्होंने उसको क्या किया है, ट्रांसलेट किया है, उस बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। इसीलिए तो आप अगर कोई आर्टिकल पढ़ोगे इसका कहीं भी अगर कहा जाए, बुकर जो है, भानु मुस्ताक बुकर, ऐसे सिंपल टाइप करके, तो आपको स्टोरीज में ये पता चलेगा। जैसे हम यहाँ सिंपल एक कीवर्ड टाइप कर लें, भानु मुस्ताक बुकर पुरस्कार, एक सेकंड, भानु हो गया ना, वो बानू की जगह, बानू मुस्ताक बुकर पुरस्कार, है ना। आपको मालूम होगा हमारे यहाँ से कई लोग बुकर ले चुके हैं, VS नायपॉल, है ना, अरुंधति रॉय, ये सब जगह कहा आ जाए इनको बुकर। जैसे दैनिक भास्कर का प्रेस रिलीज है 20 मई का,
है ना, अगर हम ध्यान से देखें। अब वो ऊपर जो लिख रहा है उसको समझिए, वो क्या लिख रहा है, हार्ट लैम्प ये सम्मान पाने वाली कन्नड़ भाषा की पहली पुस्तक दीपा भट्टी ने अंग्रेजी में अनुवाद किया, ये पहला हो गया। अब हम थोड़ा सा नीचे जाएं, तो टेक्निकली अगर कहा जाए कि लिखा है कि बुकर प्राइज के लिए दुनिया भर में 6 किताबों को चुना गया, वो हमारे लिए काम का नहीं। अब लिखा है कि बानू मुश्ताक और दीपा भट्टी ने मंगलवार को लंदन में टैट मॉडर्न में हुए कार्यक्रम में अवार्ड रिसीव किया। दोनों को 50,000 पाउंड की पुरस्कार राशि भी मिली, जो लेखक और ट्रांसलेटर के बीच बराबर बांटी जाती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट है ना। तो ये एक क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, अगर कहा जाए टोटल कितनी कहानियां हैं, तो 12 कहानियां हैं इसके अंदर जिनको ट्रांसलेट किया गया उन 50 में से। ऑलरेडी हम जो अगर कहा जाए कि कई पहले भी जो है वो बुकर जीत चुके हैं, यहाँ अगर आप देखोगे तो ये BS नायपॉल, चूंकि भारतीय मूल के हैं, भारतीय नहीं है, भारतीय मूल के हैं, ये नोबेल प्राइज भी जीत चुके हैं, उनको मिला है। सलमान रश्दी को मिला है, अरुंधति रॉय को मिला है, किरण देसाई को मिला है, अरविंद अडिगा को जो है वो मिला है, गीतांजलि श्री, ये 2022 का जो अगर कहा जाए टॉम ऑफ सैंड, ये तो बहुत ही बढ़िया। मतलब आप पूरा नॉवल टॉम ऑफ सैंड मत पढ़िएगा, बट इसका कंक्लूजन कहीं पढ़ लीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि यार क्या तो जो अगर कहा जाए मतलब अब जैसे कहते हैं कि नॉवल है, अद्भुत ही जो अगर कहा जाए नॉवल जो है वो लिखा गया है। तो इस पे कोई क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। अब ध्यान से देखो, एक यूनिक क्वेश्चन पूछता हूँ, मैंने अभी सोचा है कि कम से कम आप कुछ तो टाइप करो नीचे, तो कम से कम मुझे लगेगा कि टू वे कम्युनिकेशन आपके साथ भी होना, धीरे धीरे थोड़ा समय लग रहा है लेकिन आपके साथ भी हो रहा है। आप सोचो, ये जो अरविंद अडिगा है जिन्होंने ये व्हाइट टाइगर जो है वो नाम का जो है वो ये लिखा, अभी इंग्लिश में तो बहुत फेमस है इनका नॉवल। अरविंद अडिगा जैसे एक और इंग्लिश राइटर है, यानी अंग्रेजी में लिखने वाले, उनका नाम है अमिताभ घोष, वो भी इंग्लिश में लिखते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि अमिताभ घोष क्यों प्रसिद्ध हो गए अभी हाल ही में कुछ साल पहले, कौन सा ऐसा भारतीय अवार्ड उनको मिला जो उनके पहले किसी भारतीय, मतलब अगर कहा जाए उस लैंग्वेज के लिए किसी भारतीय को दिया ही नहीं गया, क्योंकि उसका क्राइटेरिया ही नहीं था। यहाँ पर किसी को याद आया? कोई बात नहीं, मैं याद दिला देता हूँ। वह अवार्ड था ज्ञानपीठ अवार्ड। ज्ञानपीठ अवार्ड एग्जैक्टली 22 राजभाषाओं में जाता था। पहली बार है अमिताभ घोष को इंग्लिश के लिए ज्ञानपीठ मिला। अमिताभ घोष के पहले और अभी उसके बाद कभी किसी को जो अगर कहा जाए इंग्लिश लैंग्वेज के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित नहीं किया गया। ये क्वेश्चन जो है वो आपको याद रखना। फिर है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मई 2022-25 को मध्य प्रदेश में कितने स्टेशनों का वर्चुअली उद्घाटन किया? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि आपको आएगा, वैसे आपसे बन जाएगा। ये क्वेश्चन पहले भी MPPSC पूछ चुकी है। अमृत भारत में हमारे 80 स्टेशन सेलेक्टेड है। उन 80 में से जो फर्स्ट फेज में उसमें 6 हैं, यानी अभी जो इसका पहला चरण है उसमें 6 हैं। और वो 6 हैं कटनी, नर्मदापुरम, ओरछा, सिवनी, शाजापुर और शेरा। ये एग्जैक्टली कल्चरल थीम पर भी डेवलप किए गए। तो ये आपको जो है वो याद रखना है कि अभी हाल फिलहाल में 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन हुआ, और इन 103 में मध्य प्रदेश के 6 शामिल है। ओवरऑल अगर कहा जाए कि अमृत जो अगर कहा जाए स्टेशन है, जैसे अभी मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूं, ध्यान से देखिएगा। अमृत स्टेशन है ना, अब ध्यान से देखिएगा, 1200 प्लस जो अगर कहा जाए अमृत भारत स्टेशन है इस समय यहाँ पर लगभग जो अगर कहा जाए, और इनमें से फर्स्ट फेज के अंदर इतने आए। तो ये इस तरह से डेवलप किए गए। एक मिनट, इसमें एक प्रेस रिलीज है, मुझे ढूंढना पड़ेगा वो प्रेस रिलीज आपके लिए, बस एक सेकंड रुकिएगा। यहीं किसी में ये वाला, तो ये आप ध्यान से देखिएगा इस प्रेस रिलीज को। ये अब इसमें ये जो है अगर कहा जाए मध्य प्रदेश के 6 स्टेशन, आप पूरी लिस्ट में देख रहे हो तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के हैं 19 स्टेशन, सबसे ज्यादा यहाँ पर। और ये फर्स्ट फेज में कंप्लीट हुए स्टेशन, मतलब कोई पूछेगा कि भाई जो फर्स्ट फेज है उसमें कितने स्टेशन जो है वो कंप्लीट हुए। और ओवरऑल ये तो एक बेसिक सी बात हो गई, मतलब यहाँ बुनियादी सुविधाएं क्या होंगी ये कोई लेना देना नहीं। तीसरा जो है वो इसमें एक और चीज जो आप याद रखिएगा, जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ये कुल 1275 स्टेशन है, अलग अलग स्टेट्स के दिख रहे होंगे ये विकिपीडिया पे। इसमें अगर हम मध्य प्रदेश को देखें, यहाँ पर जिस जगह भी मध्य प्रदेश होगा, तो इसमें हमारे 80 स्टेशन हैं ये। आप अपने शहर का नाम भी इसमें ढूंढ सकते हो, जैसे ग्वालियर है, भिंड है, भोपाल है, ये सब जो है, इंदौर है, इनको सबको अमृत भारत स्टेशन की उसमें लिस्ट में जो है रखा गया। तो दोनों ही जो अगर कहा जाए बेसिक है।
हाल ही में जगत गुरु रामभद्राचार्य को 58वें ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार उन्हें किस भाषा के लिए दिया गया एक्चुअल? अब तो जो है वो अगर कहा जाए 59th ज्ञानपीठ अवार्ड भी आ गया। ठीक है, अभी विनोद कुमार शुक्ला को जो है वो अवार्ड की घोषणा हो गई, दिया नहीं गया लेकिन घोषणा हो गई। बट चूंकि ये अवार्ड राष्ट्रपति ने अभी दिया है उन रामभद्राचार्य, है ना, इनके अलावा गुलजार को भी मिला है 58th ज्ञानपीठ अवार्ड। अगर कोई पूछे, आप प्रेस रिलीज देखिए 16 मई का, है ना, तो लिखा है ना, महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आज 16 मई को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह में संस्कृत विज्ञान जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया। इसके अलावा जो अगर कहा जाए, गुलजार को भी मिला पर वो स्वस्थ नहीं थे तो वो अवार्ड में आ नहीं पाए। दूसरा, इसमें और एक चीज जो है वो अपडेट कर लीजिएगा, ये कि हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ला को 59 ज्ञानपीठ अवार्ड के लिए जो है वो चुना गया। बड़ी जानी मानी हस्ती हैं। कई सारी छोटी छोटी अगर कहा जाए स्टोरीज, मतलब जैसे अगर कहा जाए ना कि कहानियां, उन कहानियों के लिए जो अगर कहा जाए उनको जो है वो याद किया जाता है ना। और इसमें एक और चीज याद रखिएगा, उनका संबंध मध्य प्रदेश से भी है। ये ध्यान रखिएगा, उनका बड़ा एक लंबा जो अगर कहा जाए कि जब छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा था तब तो उस समय वो मध्य प्रदेश वाले हिस्से में आया जाया करते थे। प्रॉपर तो वो छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के, लेकिन उनकी एजुकेशन और उसमें मध्य प्रदेश का बड़ा रोल रहा। इस हिसाब से ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन भी वन लाइन का है, पर एग्जाम में जो है वो उलझाएगा आपको। लोक माता देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए किस तिथि को इंदौर के राजवाड़ा में मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक हुई? अब ये क्वेश्चन क्या होता है ना, कुछ दिन के बाद, अभी देखो, देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती, अभी इवेंट लगातार चल रहे हैं। जैसे अभी आज ही मैं देख रहा हूँ भोपाल में हमारे होर्डिंग पोस्टर लग रहे हैं। अभी परसों प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं 31 मई, और लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम से ही जो अगर कहा जाए महिलाओं का एक भव्य जो अगर कहा जाए महाकुंभ भोपाल में आयोजित होना है 31 मई को। ठीक है, तो अब तो इवेंट हो ही रहे हैं, तो आपको कम से कम अपने स्तर पर भी देवी अहिल्याबाई होलकर की जो कंट्रीब्यूशन है हमारे हिस्ट्री में, उसको थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। तो ये कैबिनेट हुई थी 20 मई को, और इसमें कई सारे निर्णय लिए गए। आपको दिख रहा है कि इंदौर के राजवाड़ा, राजवाड़ा एग्जैक्टली बाड़ा पैलेसेस के लिए यूज किया गया मराठा उसमें। जैसे सबसे चर्चित तो पुणे में है शनिवार वाड़ा, और ये राजवाड़ा लकड़ी से बना हुआ है पूरा। इंदौर का कोई होगा तो कोई भी ऐसा नहीं होगा इंदौर का जिसने ना सुना हो या ना देखा हो। सभी राजवाड़ा गए होंगे। हालांकि आज अपने उस भव्य सुंदर रूप में ये नहीं दिखता, उसके कारण है कि जब 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई, उसके बाद जो सिख विरोधी दंगे हुए भारत में, उसमें समय ये राजवाड़ा में आग लग लग गई थी। ठीक है, यानी दंगों में इसमें आग लगा दी थी, तो इसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो, चूंकि वुडन स्ट्रक्चर है ये, बड़ा हिस्सा इसका जो है वो जल गया था। तो आज तो हमने उसको फिर कंस्ट्रक्ट किया है, मतलब मूल रूप में नहीं है। तो ये वहां पर देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती को चिरस्थायी बनाने के उद्देश्य से ये बैठक स्थापित हुई, 20 मई को हुई। कई सारे जो है वो निर्णय लिए गए। तो प्रश्न ऐसे ही आएंगे कि राजवाड़ा कहाँ है, देवी अहिल्याबाई होलकर का जन्म कहाँ हुआ, देवी अहिल्याबाई होलकर ने कब से कब तक शासन किया, ऐसे कोई भी प्रश्न आपसे जो है वो पंच कर सकता है। अगला क्वेश्चन कॉपी में लिखना, आ रहा है, इसलिए नहीं आ रहा है कि हमारे यहाँ जो है वो कोबरा आ गया, इसलिए नहीं आ रहा, दूसरे पैटर्न पे आ रहा। पहले तो प्रश्न को समझो। हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में किंग कोबरा, देखो, जो जैसे कोबरा जो सांप होता है या नॉर्मल सांप होता है, वो मेंढक है और अन्य छोटे छोटे जो जीव होते हैं उनको खा के, चूहे मेंढक इनको खाते हैं। किंग कोबरा सांप को ही खाता है। तो अभी कई बार हमारे मध्य प्रदेश में ये बात निकल चुकी है कि किंग कोबरा किसी जमाने में हमारे यहाँ हुआ करते थे। अब वो किंग कोबरा विहीन है, तो जंगलों में सांपों की संख्या बढ़ गई। उसके कारण वो जो एक इकोसिस्टम था या जो फूड चेन थी वो बिगड़ गई, और सांपों के काटने से लोगों की जान ज्यादा जा रही। तो सरकार का विचार है कि हम किंग कोबरा, क्योंकि घोंसले बनाता है किंग कोबरा, खास तरह के सांप होता है, उसको लाए। तो किंग कोबरा सांपों को लाया गया पीलाकुला बायोलॉजिकल पार्क से। क्वेश्चन ये आएगा, किंग कोबरा नहीं आएगा। प्रश्न पूछेगा कि पीलीकुला बायोलॉजिकल पार्क किस राज्य में? ये अपने किंग कोबरा के लिए फेमस है, कर्नाटक में। तो प्रश्न आप ध्यान समझिए, ये तो एक बेसिक है, हमको दिख रहा है कि लेकर आए मुख्यमंत्री जी जो देख रहे हैं इंदौर में, ऑलमोस्ट जो भी इंदौर का होगा उसने देख भी लिया होगा। हमारा जो प्रश्न है कि पीलीकुला बायोलॉजिकल पार्क, क्योंकि जब एग्जाम में आप देखेंगे, जब आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट देखेंगे पीलीकुला बायोलॉजिकल पार्क, तो उस ऑफिशियल वेबसाइट पर भी किंग कोबरा को ही जो है वो ज्यादा बताने की कोशिश करते हैं।
ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना, आप सोचते हैं ना हम कितने सारे नेशनल पार्क, कितने जो अगर कहा जाए इनको याद रखेंगे, क्या क्या जो है वो याद रखें। ये आपको स्क्रीन पे जो रेप्टाइल दिख रहा है, ध्यान से देखो ना, ये किंग कोबरा है। तो मैंने अपने स्टूडेंट से एक प्रश्न पूछा था, वही पूछ रहा हूं आपसे। तो आप मुझे बताइएगा। एक तो ये क्वेश्चन आपको ऑलमोस्ट क्लियर हो गया होगा कि पीलीकुला जो है अगर कहा जाए एक बहुत ही फेमस जो अगर कहा जाए साइट है कर्नाटक के अंदर, और किंग कोबरा के लिए भी जो है वो जानी जाती है। मैंने बच्चों से पूछा था कि किंग कोबरा का जो जहर होता है वो कौन सा होता है ना। तो किंग कोबरा में होता है न्यूरोटॉक्सिक। ध्यान रखिएगा, जनरली जो कुछ सांप होते हैं उसमें हीमोटॉक्सिक जहर होता है। हीमोटॉक्सिक जहर की खासियत होती है, अगर सांप आपको काट ले, मतलब किसी एक एक्स व्यक्ति को काट ले, तो वो जो जहर है वो खून के द्वारा, खून के सर्कुलेशन को बाधित करता है, और उससे हमको सांस लेने में दिक्कत होती है। शरीर के अंदर क्लॉट करना शुरू कर देता, बाहर खून निकलेगा तो क्लॉटिंग ही नहीं होती। यानी अगर वो आ गया बाहर तो आप समझिए कि वो थक्के नहीं जमने देगा खून के। ये कहलाता है जहर हीमोटॉक्सिक। अगर कहीं सांप काट ले और उसको कट लगा दिया जाए और कट लगा के वो जहर बाहर निकाल दिया जाए तो कोई बड़ा दिक्कत नहीं है। घबराहट, बेचैनी, ठीक है, थकावट, ऑक्सीजन का सर्कुलेशन कम होना, ये सब समस्या हीमोटॉक्सिक्स में होती है। न्यूरोटॉक्सिक इतना खराब जहर है कि अगर किसी को काटा तो 8 से 10 सेकंड में हमारे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को बिगाड़ देता है। हार्ट में जो अगर कहा जाए, अब हार्ट जो है वो पेसमेकर की तरह, पेसमेकर की सहायता से सिग्नल ले रहा है, बिगड़ा, अटैक आ गया। ठीक है, तो पूरा के पूरा तो मतलब ये याद रखिएगा, कई बार पूछते हैं ना कि टाइप ऑफ जो पॉइजन है अगर कहा जाए स्नेक्स में, तो ये न्यूरोटॉक्सिक बहुत खराब होता है न्यूरोटॉक्सिक। तो हमेशा याद रखिएगा, कभी आपको कभी ऐसा जीवन में परिस्थिति आ जाए तो जितना अपन बच सके, है ना, ज्यादा अपने को शहंशाह नहीं बनना वहां पर। क्योंकि इसका जो अगर कहा जाए कि कई कोई फिर जो है वो मतलब अगर कहा जाए कि निदान नहीं। तो प्रश्न आपको ऑलमोस्ट समझ पड़ गया होगा, पीलीकुला बायोलॉजिकल पार्क। अगला क्वेश्चन जो है वो अगर कहा जाए, ये आंसर थोड़ा सा गलत हो गया, यानी इसको मैं करेक्शन जो है वो करा दे रहा हूँ। एक्चुअल क्या होता है ना, ये थोड़ा सा आंसर ये नहीं है ना, मैं इसको ऊपर ऐसे दिखा देता हूँ, रुको जरा ऐसे करके। ठीक है, प्रश्न है, विराट कोहली ने अपना आखिरी टेस्ट मैच किस देश के खिलाफ खेला? ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, है ना। अब प्रश्न क्या है, वो तो गलत आंसर आया। अब ऑलमोस्ट इस क्लास में ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको ये ना मालूम हो कि भाई जो विराट कोहली जो अगर कहा जाए का जो अगर कहा जाए कि जब उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया तो काफी र्यूमर्स और काफी बातें रही कि बीसीसीआई ने जो अगर कहा जाए उनके ऊपर दबाव डाला, और उस दबाव के कारण जो अगर कहा जाए विराट कोहली ने सोचा कि अब मुझे टेस्ट क्रिकेट से जो है वो संन्यास लेना चाहिए, तो उन्होंने ले लिया। तो न्यूज में चूंकि आ गई, और वो भारत का एक इतना बड़ा नाम है, मैं समझता हूं कि स्पोर्ट में अभी सबसे बड़ा नाम अगर कोई एक है तो विराट कोहली, सबसे बड़ा। तो अब आपसे ये तो नहीं पूछेगा कि भाई विराट कोहली ने जो अगर कहा जाए इतना, मतलब उल्टा पुल्टा जो अगर कहा जाए क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा कि विराट कोहली ने किस दिन जो अगर कहा जाए जो है वो टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया, या टेस्ट क्रिकेट से जो अगर कहा जाए संन्यास लेने की घोषणा की। वो आपसे पूछेगा कि भाई विराट कोहली ने अपना आखिरी टेस्ट जो अगर कहा जाए, जो लास्ट टेस्ट था, वो किसके खिलाफ खेला, ये जो अगर कहा जाए वो क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं रुक गया, वो तो आंसर जो है वो आपको जो दिख रहा है वो तो गलत ही दिख रहा है वहां पर जो लिखा था। अब आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो ये मुझे बता सकते हैं कि विराट कोहली ने अपना लास्ट टेस्ट मैच इसी जनवरी में किस देश के खिलाफ खेला? ये कौन मुझे जो है वो बताएगा? नीचे लिख दो आप, प्रश्न वही आएगा, प्रश्न वही आएगा। तो लास्ट टेस्ट मैच जो अगर कहा जाए विराट कोहली ने जो है वो खेला है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ये आप याद रखिएगा ना, ये जो है अगर कहा जाए आखिरी, ये गलती से इसलिए वेस्ट इंडीज लग गया क्योंकि विराट कोहली ने 2011 में जब टेस्ट मैच में खेला शुरू किया तो पहला टेस्ट उन्होंने खेला था वेस्ट इंडीज के खिलाफ। 2011 में फर्स्ट टेस्ट उनका वेस्ट इंडीज के खिलाफ था, अभी उनका जो लास्ट टेस्ट है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो आंसर इसका जो है वो ये है, ये याद रखिएगा, मतलब मैं आपको कंफ्यूज मत होइएगा। ये तो गलती से जो अगर कहा जाए लग गया, ये वाला नहीं है आंसर, ये है, ये आप याद रखिएगा बिल्कुल, नहीं तो कंफ्यूजन जो है वो हो जाए हमको। फिर अगले के ऊपर आते हैं। ठीक है, अगला जो है वो अगर कहा जाए, ये भी क्वेश्चन आपको उलझा डालेगा। प्रश्न को अगर आपने जरा सा ठीक से नहीं पढ़ा तो प्रश्न समझ लो आपके हाथ से गया। प्रश्नकर्ता पूछ रहा है फीफा महिला विश्व कप 2026, देखो फीफा वर्ल्ड कप है 2026 में, यह फीफा महिला विश्व कप 2027।
कि मेजबानी किस देश के द्वारा की जा रही है? कनाडा, ब्राजील, मेक्सिको, यूएसए। आंसर है इसका ब्राजील। अब ध्यान समझो, फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है 2026 में, उसकी तीन टीमें हैं, मतलब तीन देश हैं जो उसको कर रहे हैं या स्पॉन्सर्स हैं उसके। एक है यूएसए, एक है मेक्सिको, एक है कनाडा। ये फीफा वर्ल्ड कप 2026 की बात है। फीफा महिला विश्व कप जो है वो ब्राजील। और एग्जाम में अगर आपने इसको कॉपी के अंदर अलग अलग करके नहीं लिखा कि प्रश्न को समझना जरूरी है, तो वहां क्या होता है, उत्साह में वहां पूछ रहा है फीफा महिला, अरे तीन देश तो है, उठाकर इन्हीं में से कुछ मार दें। या फीफा अगर कहा जाए विश्व कप जो है वो पूछा, और महिला वाला याद रहा कि ब्राजील भी है, तो उठाकर जो है एलिमिनेट करने में उसको नहीं कर पाए। इसीलिए कभी भी तैयारी दो तरह से होती है। एक होती है कि एग्जाम में शांत मन से हम आंसर तक जाएं। दूसरा कि जो हम नोट्स अपने प्लान कर रहे हैं, जो चीज बनाए, उसको इस तरह से बनाएं कि वो हमारे अस्त्र, जैसे कहते हैं ना कि युद्ध होगा कब होगा कोई नहीं जानता, प्राचीन काल से, पर तलवार की धार तो हमेशा जो है, अगर कहा जाए योद्धा अपनी तैयारी रखता था कि अचानक कुछ हो जाए तो हमको कम से कम तैयार रहने के दौरान अपना बचाव करने का मौका मिले। वो आपको जो है करना। तो ये रोजगार निर्माण का प्रेस रिलीज है। ठीक है, ये रोजगार निर्माण का लगाया मैंने। फीफा महिला विश्व कप 2027 के मेजबान स्थलों की घोषणा। ब्राजील वर्ष 2027 में फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा। ब्राजील पहली बार फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा। फुटबॉल की वैश्विक संस्था फीफा ने 2027 की घोषणा कर दी है। अब वो कौन से शहर है उससे हमें कोई लेना देना है नहीं। वो क्वेश्चन जो है वो हमारे लिए काम का नहीं है, ना वो जो है वो आएगा। अगला है प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 2.0 के तहत मध्य प्रदेश के में कितने आवास बनाए जाए? है ना, देखो, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना का एक फेज तो कंप्लीट हो गया। अब इसका फेज 2 चल रहा है, जिसमें सरकार का उद्देश्य है कि हम 1 करोड़ मकान बनाएंगे। और इन 1 करोड़ मकान में किराए के मकानों की भी कहानी लिखी, क्योंकि इसके 4 कंपोनेंट। वो कंपोनेंट आप चाहो तो प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 2.0 कंपोनेंट करोगे तो मिल जाएंगे। उन 1 करोड़ मकान में से मध्य प्रदेश को टारगेट दिया गया है 10 लाख मकान। ये आप याद रखिएगा, ये जैसे दिख रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 सबके लिए आवास मिशन शुरू किया जा चुका है। ये मिशन 2000, ठीक है, इसकी घोषणा 2024 में हो गई, ऐसा मत समझना ना, अभी इसका जो प्रेस रिलीज है उसके हिसाब से बता। यह मिशन वर्ष 2019 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए क्रियान्वित किया जाएगा। देश भर में 1 करोड़ और मध्य प्रदेश में 10 लाख नवीन आवासों का निर्माण का कार्यक्रम तैयार किया गया है। योजना का उद्देश्य डैश डैश डैश, बाकी तो हमारे काम का नहीं। और इस योजना के अंदर जो है वो 4 कंपोनेंट। आपको जब भी इसके कंपोनेंट ये लिखा ना कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 में पात्र लाभार्थी को 4 प्रमुख घटकों के माध्यम से लाभ दिया जाएगा, तो 4 कंपोनेंट आपको कभी भी पढ़ना हो, ये 4 कंपोनेंट आप ये पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि इस कंपोनेंट में एक अनोखी बात आई। वो एक अनोखी बात यह है कि आप किराए वाली भी बात करें, दिखाता हूं मैं। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 2.0, कोई बात नहीं, इतना ले लिया, 2.2 पढ़ दिया उसने। ये हम चले गए यहाँ पर, तो हम अभी लेटेस्ट कोई प्रेस रिलीज ले लेते। सपोज हमने यही प्रेस रिलीज ले लिया, जब इसकी घोषणा हुई थी तब का प्रेस रिलीज, है ना। अभी तो इसमें टोटल बताया गया कि कितने मध्य प्रदेश को आवास मिलेंगे, क्या होगा, वो सब चीजें। अब हम ये पिछले साल के प्रेस रिलीज पे गए, तो ये दिख रहा है कि आज यानी 9 अगस्त 2024 का प्रेस रिलीज है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 को मंजूरी दे दी गई। अब मूल योजना तो 2015 की है, वो तो दिख रही है, 10 साल कंप्लीट हो गए। अब इस योजना में 4 कंपोनेंट ये दिख रहा हो। पहला, लाभार्थी आधारित निर्माण, यहाँ पर ये पहला कंपोनेंट है। भागीदारी में किफायती आवास, ये दूसरा कंपोनेंट है। किफायती किराए के आवास, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और ब्याज सब्सिडी योजना, ये चौथा कंपोनेंट है। इस तरह से इसमें 4 कंपोनेंट को शामिल किया गया है। हो सकता है कि आपको कोई डिस्क्रिप्टिव नेचर का क्वेश्चन आ जाए, और वो PMAYU 2.0 कंपोनेंट में पूछ ले। बेनिफिशरीज अगर कहा जाए, लीड कंस्ट्रक्शन BLC, एफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप AHP, ठीक है, एफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग ARH। इस तरह से अगर कहा जाए इंट्रेंस सब्सिडी स्कीम ISS, ये पूछ सकता है आपसे कि उसके जो अगर कहा जाए कंपोनेंट बता दो, मतलब कितने कंपोनेंट है। तो आप ये याद रखिए, आज के टॉपिक में 2 क्वेश्चन आपको अच्छे तैयार करा दिए। एक जो है वो अगर कहा जाए, यानी ये ऐसे क्वेश्चन स्कीम के भी हैं और स्टैटिक भी। उल्लास योजना, ये एक मैंने पूरा आपको तैयार करा दिया।
कि आपको अब हमेशा जीवन भर के लिए तैयार हो गया कि भाई जो उल्लास योजना है इसमें भी आपको पीआईबी का भी एक हाल ही में प्रेस रिलीज भी आया है इसका। अब आप खुद देखो, मैंने कुछ नहीं टाइप किया, मैंने उल्लास योजना के साथ पीआईबी, उसमें क्या आ रहा है, मिजोरम पूर्ण साक्षरता प्राप्त की। क्यों वो उल्लास योजना के, मैं उल्लास योजना कर रहा हूँ वो यहाँ पर है, क्योंकि इसके 5 जो कंपोनेंट हैं, इसमें भी 5 कंपोनेंट है ना, ये लिखा ना, आधारभूत साक्षरता, संख्या का ज्ञान, महत्वपूर्ण जीवन कौशल, बुनियादी शिक्षा, व्यवसायिक कौशल और सतत शिक्षा, इनके कारण जो है वो मिजोरम आगे निकल गया। तो ये एग्जाम में आजकल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ये लिखा ना, मिजोरम के मुख्यमंत्री जो है वो लाल दोहमा ने मंगलवार 20 मई 2025 को आधिकारिक तौर पर मिजोरम को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया, जो राज्य की शैक्षणिक यात्रा में ऐतिहासिक उपलब्धि है। और बाकी तो नीचे जो स्टोरी है वो हमारे लिए जो है वो काम की है नहीं। नीचे इसी में लिख रहा है कि उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम या न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो 2022 से 2027 तक लागू है। और इसके जो है अगर कहा जाए 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग को लक्षित करके जो है वो ये योजना चला रही। 5 कंपोनेंट रट लेना, जितना मेरा दिमाग चल रहा है ना, ये क्वेश्चन 100 नहीं 101% एग्जाम में आएगा। 101%। उल्लास योजना के कंपोनेंट पूछेगा या उल्लास योजना ही पूछ लेगा कि का संबंध जो है वो किससे। तो ये आप याद रखिएगा, उल्लास जो अगर आपको दिख रहा है, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, इसको उल्लास कह रहे हैं वो लोग योजना को। और कंपोनेंट अभी मैंने आपको बता ही दिए हैं पांचों। तो कोशिश करिए कि वो जो पांचों कंपोनेंट हैं उन कंपोनेंट के जो है वो नाम याद रखिए। तो यहाँ पर इस तरह से आज आपको क्या क्वेश्चंस मिले, करंट अफेयर्स के साथ आपका स्टैटिक नॉलेज अपग्रेड हुआ कि साक्षरता की परिभाषा सेंसस में बहुत बुनियादी है, जो कि केवल क्या बात कर रही है, वो केवल बात कर रही है कि 7 साल का बच्चा जो लिखना पढ़ना और समझना, रीड राइट विथ अंडरस्टैंडिंग जानता हो। वर्तमान साक्षरता की परिभाषा जिसमें आपको दिख रहा है कि मिजोरम 98.20% लिटरेट हो गया, और यहाँ लिखा है कि कोई भी राज्य अगर 95% से ज्यादा लिटरेट है तो उसको फुल्ली लिटरेसी के अंतर्गत रखा जाएगा। उसके 5 पैरामीटर्स हैं। आज अगर हम लिटरेसी की बात कर रहे हैं इसमें, तो उन 5 पैरामीटर्स के ऊपर हमको जो है वो अब काम करना है। ये आप याद रखिएगा, यहाँ से आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर लो, आपको अच्छा लगता है तो। नहीं तो जैसी जो अगर कहा जाए कि मतलब आप अपने तरीके से इसको कर सकते हो, ये आपके ऊपर है कि आप कैसे जो है वो इसको करो। यही क्वेश्चंस एग्जाम में जो है वो पंच होते हैं या आते हैं। तो धन्यवाद आप सबको। उम्मीद है कि करंट अफेयर्स का ये जो वीडियो है आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगर आप स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी ऐप डाउनलोड करके ये एमपीजी के स्पेशल कोर्स आपका पूरा परफेक्शन के साथ तैयारी करा सकता है, पूरा परफेक्शन के साथ। कुछ वीडियो उसमें फ्री हैं, कोर्स परचेस ना करें पर वो फ्री वीडियो जरूर चला के देखें, हर यूनिट के एक एक दो दो वीडियो जो हैं उससे आपको हेल्प मिलेगी। खाली टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस की, तो टेस्ट सीरीज भी जो अगर कहा जाए अवेलेबल है, जितने भी टेक्निकल एग्जाम्स हैं उनकी, या भी जो भी आ रहे हैं उनके लिए। जैसे हॉस्पिटल मैनेजमेंट वाला जो पेपर है उसके लिए, डेंटल सर्जन के लिए, असिस्टेंट मैनेजर के लिए, असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए। और इसकी अच्छी बात है कि टेस्ट सीरीज में जो डिस्क्रिप्टिव नेचर का करंट अफेयर्स में वीकली पढ़ाता हूँ वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, प्लस मेरे इकोनॉमिक सर्वे के 20 लेक्चर जो मैंने पढ़ाए हैं वो पूरे उसके साथ आपको साथ में मिलेंगे। वो आप देख भी सकते हो वहाँ पे। और बाकी तो जो कोर्स आप ऐप के ऊपर डाउनलोड करोगे तो आपकी नीड के हिसाब से कोर्सेज भी हैं, हेल्दी कोर्सेज हैं, आपको हेल्प कर सकते हैं। तो बहुत धन्यवाद आप सबको। ईश्वर करे कि आपको सफलता मिले, उन्नति कीजिए, आगे बढ़िए, बस मैं यही चाहूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लगातार जुड़े रहिए, खूब सारे कमेंट्स कीजिए, जो प्रश्न पूछे उनके आंसर भी दीजिए। कोशिश करिए जिससे कि टू वे कम्युनिकेशन हो। एक समय ऐसा है कि मुझे लगे कि अब मैं आपके साथ लाइव भी जुड़ना चाहूँ तो टू वे कम्युनिकेशन बेहतर, क्योंकि हेल्दी कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है क्लास के अंदर। वो हो जाएगा तो हम तेजी से आगे बढ़ेंगे, है ना। तो बहुत धन्यवाद आप सबको।